अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आप लोगों के साथ लोशंस पर। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप लोगों ने जो है वो डिस्पर्स सिस्टम पढ़ा था। डिस्पर्स सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें दो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को आप मिक्स करते हैं। अब ये जो केमिकल्स आप मिक्स करेंगे ये मे बी आप लोगों के सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, इस तरह के बेतहाशा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन एक चीज कंफर्म कर दी गई थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि वो दोनों के दोनों डिस्पर्स सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मीडियम से होंगे, वो दोनों इमिसिबल होंगे, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे। जिसमें दो बेहतरीन एग्जांपल्स हमने आपको लास्ट टाइम इमल्शन और सस्पेंशन की करवाई थी। आपकी सस्पेंशन जो थी इसमें आपके सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन था, और जो आपकी इमल्शन थी उसमें दो लिक्विड्स के कॉम्बिनेशन थे। लेकिन ये दोनों के अंदर वो सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड दोनों एक दूसरे में इमिसिबल थे। आज इसी से रिलेटेड हम एक और टाइप पढ़ेंगे जिसे सोल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन, और इसके बाद फर्दर आज मैं आपको दो तीन और इसके टाइप पढ़ाऊंगा, ये भी डिस्पर्स सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके अंदर भी आप लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं दो डिफरेंट टाइप के मीडियम जो एक दूसरे के साथ इमिसिबल होते हैं। लोशंस आर द लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस। ये एक लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है। इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एक एमसीक्यूज आ गया कि ये कौन सी प्रिपरेशन है। ये आपकी एक्वस प्रिपरेशन है, इंटेंटेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। तो एमसीक्यूज में क्या लोशन इंटरनली इस्तेमाल होते हैं? नो, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस या एक्सटर्नल प्रिपरेशंस टू बी द स्किन विदाउट रबिंग। एक और एमसीक्यूज, क्या लोशंस को रब किया जाता है? तो आपने कहना नो, विद द हेल्प ऑफ द सम adsorbent material such as the cotton wool or the gas soaked into the solutions apply on the affected part. सॉल्यूशन एक खास किस्म के एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं जिन्हें एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यानी एक्सटर्नली स्किन पर अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉटन और मे बी या गास। अगर आपकी बॉडी पर कोई इंजरी है, कोई कट है, कहीं डैमेज हुआ है, तो आप विद द हेल्प ऑफ द गास, गास कहते हैं सर्जिकल, एक आपके पास स्पेशल पट्टी होती है जो स्टेरॉयड होती है ताकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। आप उसकी मदद से भी उस अफेक्टेड पार्ट, इंजर्ड पार्ट के ऊपर वो लोशन अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोशंस को कभी भी रब नहीं करना, यू जस्ट अप्लाई। आपने सिर्फ स्किन के ऊपर उसे अप्लाई करना है, वो ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब होकर आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगी। देयर इज नो नीड टू बी रबिंग, उसे रब करने की जरूरत नहीं है। लोशन कंटेन फाइन पाउडर सब्सटेंस। लोशन के अंदर बेसिकली इज अ कम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड की कम्बिनेशन से ये बनता है। और एक चीज आपने याद रखनी है कि लोशन बेसिकली इसके अंदर जो सॉलिड पोर्शन इस्तेमाल होगा वो फाइनली पाउडर्ड होगा, यानी कि उसके अंदर बहुत फाइनली पाउडर इस्तेमाल किया जाए, that are insoluble in dispersed medium। और वो dispersed medium में insoluble होगा, यानी कि उसके अंदर हल नहीं होगा। and the are suspended by the use of the suspending agent। और ये याद रखिएगा अगेन कि इसके अंदर भी कोई ना कोई हमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा। यानी कि सोल्यूशन बनाने वक्त आपको तीन चीजें चाहिए। एक, आपको सॉलिड पोर्शन चाहिए जो कि निहायत फाइन पाउडर हो, यानी बहुत ज्यादा फाइन पाउडर हो। एंड द सेकंड वन, आपको एक डिस्पर्शन मीडियम चाहिए, डिस्पर्शन मीडियम यानी लिक्विड चाहिए जो कि उस सॉलिड के साथ इमिसिबल होगा। और तीसरी चीज, आपको कोई ऐसा सस्पेंडिंग एजेंट चाहिए जो बेसिकली उस सॉलिड पोर्शन को और उस लिक्विड पोर्शन को आपस में मिक्स करके उसे लोशन की शक्ल में कन्वर्ट करे। ठीक है। और जिसे हम ज्यादातर इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। इमल्शन में आपने ये पढ़ा था। लोशन में बी एम्प्लॉयड फॉर, लोशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या लोशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, लोशन क्यों बेनिफिशियल है, क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपने याद रखनी है।
प्रोटेक्टिव एक्शन, लोशन का जो पहला एक्शन है वो कौन सा है? प्रोटेक्टिव। ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। लोशंस को स्किन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द बिगेस्ट एग्जांपल इज द सन ब्लॉक। 7 एग्जांपल दी गई है। सर्दियों में क्योंकि हमें सन एक्सपोजर बहुत होता है, हम लोग मेजॉरिटी जाके सूरज के नीचे बैठते हैं और हम लोग सन रेज लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज होती है। उस स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। सन ब्लॉक में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि बेसिकली सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को आपकी स्किन तक नहीं जाने देते, आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देते। तो दैट्स व्हाई लोशन इज कंसिडर्ड अंडर द प्रोटेक्टिव एक्शन। लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार टाइम ऐसा होता है आपकी स्किन पे बर्निंग, आपकी स्किन पे कोई ऑयल गिर गया है या आपकी स्किन को गर्म तवा लग गया है या इस तरह की कोई भी चीज होती है जिससे आपकी स्किन डैमेज होती है, जल जाती है, तो फौरन हम लोग डिफरेंट लोशन इस्तेमाल करते हैं। वो लोशंस फौरन आपकी स्किन के ऊपर जाकर स्प्रेड होते हैं और उस एरिया में जहां पर बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है या वो एरिया जो जल रहा होता है, वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट आता है और फौरन जो है वो आप लोगों की वहां पे उस बर्निंग सेंसेशन को रोकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो बेड रिडन होते हैं, यानी कि इस बेड पे लेटे रहते हैं, उनकी स्पाइनल कॉर्ड का इशू है या उनकी कोई बोन डैमेज हो गई है, तो एक तरफ लेट लेट के उनकी जो स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है या उनकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। तो उसके ऊपर भी लोशन अप्लाई किए जाते हैं ताकि वहां पर भी उनको कूलिंग इफेक्ट आए और स्मूथिंग इफेक्ट आए। तो आपके पास थेराप्यूटिकली भी हम लोग लोशंस को इस्तेमाल करते हैं, लाइक सन बर्न वो जो हो जाता है उसमें। अक्सर आपने पाकिस्तान में तो हमें सन को ज्यादा हम नहीं पसंद करते क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी सीजन बहुत ज्यादा होता है और सर्दियों में हम लोग फिर भी एहतियातन धूप में बैठते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जब इस तरह कोई सीजन होता है जब धूप बहुत निकलती है, तो वो लोग जो है ना सन बाथ लेते हैं। सन बाथ का मतलब है सूरज के नीचे जो है ना वो लेट जाते हैं, छोट मतलब कि उन्होंने बिगनी वगैरह या जस्ट जो है अंडरवेयर पहनकर, ताकि उनकी मैक्सिमम स्किन जो है वो सन के एक्सपोजर में आए। आप बच्चे को अपनी स्किन की साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए भी डिफरेंट लोशंस भी अप्लाई करते हैं ताकि उनकी स्किन बर्न ना हो जाए, जिसे हम सन बर्न कहते हैं, सन बर्न ना हो जाए। स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, इंसेक्ट्स बाइट के लिए और एक्नी के लिए हम डिफरेंट लोशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी स्किन के ऊपर ये एक्नी और स्किन बाइट की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो खत्म हो जाए। बहुत कॉमनली में शायद मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया होगा, एक दिन अचानक जो है ना मेरे बाजू, मैं सोया उठा और मेरे ना बाजू के सेंटर के अंदर ना छोटी सी रेडनेस, यानी कि एक दाना दाना नहीं था, इट्स नॉट द पिंपल, इट्स लाइक अ इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन थी मेरी स्किन के ऊपर जो था, रेडनेस थी और एक राउंड सर्कल में रेडनेस थी। फिर कुछ टाइम के बाद वो बढ़ती गई और मेरी आर्म में काफी ज्यादा जो था वो रेडनेस और स्वेलिंग हो गई और दर्द नहीं थी इस, क्योंकि याद रखिएगा इन्फ्लेमेशन वाली एरिया में पेन नहीं होती। तो बट ये था वो इरिटेट कर रही थी और खा रही इचिंग हो रही थी उस पे। फिर हमारे घर एक लोशन था जो कि बेसिकली स्टेरॉइडल लोशन था। मैंने वो लोशन लिया, मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई कर दिया, क्योंकि पहले मुझे पता था रबिंग नहीं करनी। अप्लाई करके उसे छोड़ दिया। आप यकीन करिए 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने दोबारा मतलब कि मैं किसी काम में मसरूफ हो गया, बाद में मैंने अचानक अपने हाथ पे जब मैंने बाजू पे देखा तो वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होना शुरू हो गया और अल्टीमेटली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के बाद वो इन्फ्लेमेशन बिल्कुल वहां से खत्म हो गई। तो ऐसा होता है। इसलिए ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट लोशंस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। अभी रिसेंट ये तो थोड़ी पुरानी एग्जांपल मैंने दी है। अभी रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट वीक में मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था। सुबह सुबह मेरे लिप्स के ऊपर अब मुझे नहीं पता वो शहद की मक्खी थी या पूर्ण था, जो भी था, उसने वो आके सडनली वो उसके साथ टकराया, क्योंकि वो मैं जिस एरिया से सुबह ट्रेवल करता हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा ये जो ना प्लांट्स है। तो वो मेरे लिप्स पे डेफिनेटली वो जब टकराया तो उसने उसने फौरन अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुझे जो है ना वो डंक मारा। तो फौरन मेरे ना मैंने फौरन फौरन हाथ से जैसे पीछे किया, वो उतनी देर तक वैसे भी वहां से उड़ के चला गया। बट क्या हुआ कि मुझे ना फौरन स्वेलिंग होना शुरू होगी, मुझे पता चल गया कि मुझे उसने काट लिया है और उससे मुझे लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन होगी। बट उस टाइम मेरे पास कोई इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज नहीं थी, ना कुछ था कि मैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। बट फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, मैं कि चले तो चलते हैं। यूनिवर्सिटी जाते जाते अब मुझे मेरे घर से यूनिवर्सिटी जाते हुए 40-45 मिनट्स लगते हैं।
तो मैं जैसे ही डेफिनेटली वो मैं घर से भी निकला ही था, 5 मिनट्स हुए थे, तो मेरे पास हाफ एन आवर था कि यूनिवर्सिटी जाते, हाफ एन आवर तक मेरा लिप्स यूनिवर्सिटी पहुंचने तक फुल स्वेल कर गया हुआ था। तो और उससे टाइट भी हो गया, जिससे मुझे पेन स्टार्ट हो चुकी, पेन या स्ट्रेचिंग की वजह से पेन स्टार्ट हो गई थी। बात नहीं प्रॉपर मैं कर पा रहा था। पर फिर मैं भी बहुत तेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हूँ, तो फिर मैंने जाके स्टेरॉइडल इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन, डेक्सा का इंजेक्शन लिया, वो अपने आप को खुद इंजेक्ट किया। और उसके साथ साथ मैंने जो है अपनी लिप्स के ऊपर लगाने के लिए क्रीम, अब मैं क्रीम खरीदता तो वो एक्सपेंसिव हो जानी थी, तो मैंने उसके लिए एक मेडिसिन ली जो एंटी एलर्जिक थी, ताकि मेरे जो ना हिस्टामिन की रिलीज ब्लॉक हो जाए, ताकि इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है विद इन 5 मिनट्स के अंदर 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 मेरी स्वेलिंग जो थी वो तकरीबन बहुत हद तक कम हो गई, और 10 मिनट्स के अंदर वो बिल्कुल ही वहां से खत्म हो गई। तो इस तरह भी हमारे पास ये ट्रिक्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो घर पे होता तो डेफिनेटली ना तो मैं इंजेक्शन लगाता, ना मैं मेडिसिन करता। घर में डिफरेंट क्रीम्स लोशन पड़े उनसे, उन्हें जस्ट उस एरिया पे अप्लाई करना था। उन्होंने लोकली इफेक्ट देकर उस वहां से इन्फ्लेमेशन खत्म कर देनी थी। तो आपके पास कैलामीन लोशंस हैं, सैलिसिलिक एसिड, ये बेसिकली डिस्परिन का होता है, और जिंक सल्फेट लोशंस। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के लोशंस हैं। अब लोशंस की प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस का मतलब है कि आपने कौन सी एहतियात करनी है, एहतियात को हम प्रिकॉशंस कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आपके पास पहला ये है कि आपने ज्यादा देर लोशंस आप नहीं रख सकते, क्योंकि लोशंस के अंदर हम किसी भी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते। अगर लोशन में प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद लोशन के अंदर बैक्टीरिया एंड द मोल्ड्स में फंजाई की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जिससे वो कंटेमिनेशन आ जाएगी उसके अंदर, वो कंटेमिनेट हो जाएगा, और वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट पैदा करेगा, रादर देन वो हमारे लिए थेराप्यूटिकल इफेक्ट क्रिएट करे। और एक और चीज आपको बता दें, क्योंकि बेसिकली लोशन भी आप लोगों के जो हैं वो बने होते हैं इसके डिस्पर्स सिस्टम की बेस पर, यानी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और सॉलिड पोर्शन और लिक्विड पोर्शन बोथ आर इनमिसिबल विद ईच अदर। अगर लोशन बहुत टाइम तक आपके पड़े रहे तो ये भी आपके अंदर सेपरेट हो जाते हैं लोशन के अंदर। तो फिर इस वजह से इसके ऊपर लिखा जाता है शेक वेल बिफोर यूज, के इस्तेमाल करने से पहले इसे शेक करें। दुनिया में जितने भी चीजें, चाहे वो सस्पेंशन है, इमल्शन है, आपके लोशंस हैं, आपके फर्दर आगे वाले लिगामेंट्स हैं, ठीक है, तो आपके किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जो डिस्पर्स सिस्टम से बनी होती हैं उसके ऊपर जरूर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट आप कहीं भी देखेंगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये चीजें डिस्पर्स सिस्टम की बेस पर बनाई गई हुई हैं, ठीक है। और अक्सर और इसके ऊपर एक चीज और मेंशन होगी, एक्सटर्नल यूज ओनली, कि आप इस चीज को जस्ट एक्सटर्नली इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कांट यूज इंटरनली। आप इसे इंटरनली कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्पर्स सिस्टम में शामिल है, इट्स द लिनोमेंट्स। These are the alcoholic and oligogenesis preparations of the various medical substances intended for the external application to the skin, generally with the friction and the rubbing। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब किसी भी किस्म की प्रिपरेशन जिससे आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं ऑन योर स्किन, अपनी स्किन के ऊपर, और उसे आप रब कर सकते हैं, ठीक है, रबिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लिनोमेंट्स। लिनोमेंट्स एक अल्कोहलिक या ओलिगोजेनेसिस प्रिपरेशंस है, और इसमें डिफरेंट टाइप के मेडिकल सब्सटेंस यानी कि एजेंट्स डाले जाते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर, और विद द हेल्प ऑफ रबिंग, इसे रब करके आप अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करवाते हैं। लिनामेंट्स आपके पास सोल्यूशन फॉर्म में, सस्पेंशन और इमल्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। यूजिस, इन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चे इन्हें रूबिफिशेंट यानी कि रबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात अभी बताई है थोड़ी देर पहले, कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं
जो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन हो जाते हैं, यानी बेड पर लेटे रहते हैं, उनकी मूवमेंट्स नहीं होती, वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर जख्म, वाउंड्स, सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे इनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। तो आप इनकी स्किन को स्मूथ और एक्टिव रखने के लिए इस तरह के लिनामेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी स्किन एक्टिव रहे, स्मूथ रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे और मेंटेन रहे। इरिटेंट्स, हम इन्हें कभी भी इंजर्ड पार्ट पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस इंजर्ड पार्ट के इरिटेट करेगा और वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। तो इसका मतलब लोशन आप इंजर्ड पार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिनामेंट्स आप लोग इंजर्ड पार्ट पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। काउंटर इरिटेंट, तो आप लोग जो है, इन्होंने मेंशन भी लिखा हुआ है कि ओके, ये काउंटर इरिटेंट भी हैं, तो आप लोग इनके साथ कॉम्बिनेशंस में बना के डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, ताकि इरिटेशंस को स्टेबलाइज किया जा सके। पेनिट्रेशन एक्शन, इनके अंदर बड़ा अच्छा पेनिट्रेशन एक्शन है, क्योंकि ये अल्कोहलिक नेचर रखते हैं, तो दैट्स व्हाई पेनिट्रेशन रेशियो काफी अच्छी मिलेगी। टू टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स, तो लिनामेंट्स में टू टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स होते हैं, अल्कोहलिक व्हीकल्स एंड ओलिगोजेनेसिस व्हीकल। अल्कोहलिक व्हीकल के साथ दूसरा नाम लिखा हुआ है हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल्स। ये बहुत यूजफुल हैं, ये रूबिफिशिएंट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये काउंटर इरिटेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये पेनिट्रेशन एक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं। लेकिन ओलिगोजेनेसिस जो है, ये आप लोगों के मसाज के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अक्सर लोग मसाज के लिए जो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो लिनामेंट्स में शामिल होती हैं, और वो ओलिगोजेनेसिस व्हीकल के तौर पर एक्ट करते हैं। प्रिकॉशंस, कौन कौन सी प्रिकॉशंस होंगी आपकी? तो प्रिकॉशंस में ये है कि आपने इसे ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना। अगर आप ब्रोकन स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव इरिटेशन स्टार्ट करवा देंगे। अब लिनामेंट्स को स्टोर कहाँ किया जाता है, या स्टोरेज और इसकी लेबलिंग क्या है? अगेन वही एक्सटर्नल यूज के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे। शेक वेल बिफोर यूज आपने जरूर मेंशन किया होगा, एक्सटर्नल यूज आपने ओनली मेंशन किया होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप लोगों के डिस्पर्स सिस्टम से आते हैं, तो दैट्स वाई इसके ऊपर लिखना जरूरी है कि एक्सटर्नल यूज ओनली। एंड सेकंड वन जो है, शेक वेल बिफोर यूज ओनली। और इन्हें एयर टाइट कंटेनर में पैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, एयर टाइट कंटेनर में पैक करने का मकसद सिर्फ ये चीज होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल अवेलेबल होती है। अल्कोहल की अवेलेबिलिटी की बेसिस पर इसको हम लोग कहते हैं कि इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करें। ठीक है, वरना अल्कोहल अवेपोरेट कर जाएगी। अल्कोहल की वेपोरेशन की वजह से ये और ज्यादा इरिटेंट हो जाएगा, जिसे इस्तेमाल करना निहायत खतरनाक हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। ठीक है, आज का हमारा जो है अनदर टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे एरोसोल्स कहते हैं। एरोसोल है वैसे, एस का मतलब है बहुत ज्यादा चीजें, एरोसोल्स। आज आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी है, स्प्रेज की, परफ्यूम्स की, ये एरोसोल टेक्नोलॉजी है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक स्प्रे को बनाया जाता है, उसके अंदर किस तरह एक प्रेशर जनरेट होता है, और किस तरह जब आप उसके बटन को प्रेस करते हैं, तो अंदर से आपकी जो ड्रग है, या उसके अलावा आप ये कह सकते हैं जो केमिकल है, उसे रिलीज किया जाता है। एरोसोल्स आर द प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। पहला एमसीक्यूज, एरोसोल्स आर डैश डोजेज फॉर्म। ये प्रेशराइज्ड है, लिक्विड है, सॉलिड है, और सेमी सॉलिड है। तो आप डेफिनेटली बताएंगे इट्स द प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म containing one and more than a one active ingredient। इट्स मीन इसमें एक नहीं, एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, which upon action immunity to a fine dispersion of solid and liquid in the gaseous form। एरोसोल एक ऐसी प्रेशराइज टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक या एक से ज्यादा डोसेज फॉर्म यानी ड्रग्स या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं,
उन इंग्रेडिएंट्स को आप इतना ज्यादा फाइन में कन्वर्ट करते हैं कि वो आपकी बॉडी से डिस्पर्शन ऑफ द सॉलिड यानी सॉलिड की शक्ल में या लिक्विड की शक्ल में गैसियस फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। The liquid and the solid drug particles are discovered or suspended in a gas। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर, एरोसोल सिस्टम के अंदर, जो लिक्विड और सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनको गैस के अंदर सस्पेंड या डिसॉल्व किया जाता है। यानी गैस के अंदर वो सस्पेंड, यानी जिस तरह स्मोक नहीं आएगी अभी उसमें, स्मोक का मतलब क्या होता है? स्मोक का मतलब है कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में सस्पेंड हो गए हैं, ना वो डस्ट पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं ना वो डस्ट पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। दैट्स वाई उन दिनों में आपकी ये फॉग की बजाय स्मोक आ जाती है, जो कि स्किन, आईज, नोज, आपकी बॉडी के लिए बहुत इरिटेंट और डेंजरस है। तो इसी तरह इस सिस्टम के अंदर भी जब हम लोग एरोसोल सिस्टम में बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग लिक्विड और सॉलिड को गैस के अंदर सस्पेंड करते हैं। और इस पूरे सिस्टम में, एरोसोल सिस्टम में, हमारा मेजर जो सिस्टम होता है वो गैस सिस्टम होता है, जो प्रोपेलेंट के तौर पर काम करता है। प्रोपेलेंट यानी गैस, और गैस जब नहीं होगी तो ये याद रखिएगा कभी प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो कभी भी केमिकल, सॉलिड और लिक्विड जो डोजेज फॉर्म है, जो आपकी ड्रग्स हैं, उन्हें बाहर आपकी बॉडी से डिस्चार्ज, या फिर आपकी बॉडी पे डिस्चार्ज, यानी इस बोतल से उन्हें बाहर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकेगा। तो गैस इज अ कंपल्सरी जो प्रोपेलेंट के तौर पर एक्ट करती है। कंपोनेंट्स ऑफ द एरोसोल्स, तो एरोसोल्स का पहला कंपोनेंट है प्रोपेलेंट, ठीक है। सेकंड वन इज कंटेनर, थर्ड वन इज अ वाल्व जिसे बेसिकली एक्टर, एंड द थर्ड वन इज अ प्रोडक्ट कंसंट्रेट। चलें जी, वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज अ प्रोपेलेंट। These are the chemical substance, ये chemical substance होते हैं which are responsible for the developing pressures within the container and expel the product when the valve is open। Propellant एक खास chemical substance है जो basically आपकी बॉटल के अंदर, जो भी बॉटल है जिस मर्जी शेप की होगी, चाहे वो आपके डिओड्रेंट्स की बॉटल है, तो चाहे परफ्यूम की बॉटल है, चाहे इनहेलर की बॉटल है, किसी भी चीज की वो बॉटल है, उस बॉटल के अंदर वो प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि उस बॉटल के अंदर मौजूद जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे, जब हम वेल यानी कि आप ऊपर से उसका बटन प्रेस करेंगे तो वो सारा का सारा बाहर एक्सपेल आउट हो सके, वहां बाहर आ सके स्प्रे की शक्ल में। कॉमनली यूज जो प्रोपेलेंट है, वेरी गुड एमसीक्यूज, कौन कौन से हैं? ब्यूटेन इस्तेमाल की जाती है, आइसोब्यूटेन इस्तेमाल की जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर डाई फ्लोरोइथेन या डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, ये आपको प्लीज पता होने चाहिए। ये बहुत बड़े एमसीक्यूज हैं कि विच वन इज अ प्रोपेलेंट। तो आपने नीचे इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर होगा, बकाया कोई और वर्ड लिखे होंगे तो आपने टिक करना होगा इसके ऊपर, ठीक है। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर, ये आपके पास टिन प्लेट है, अल्मीनियम है, स्टेनलेस स्टील है, या ग्लास मटेरियल, इनमें से किसी का भी बना सकते हैं। परफ्यूम्स आपने अक्सर देखे हैं वो ग्लास मटेरियल के बने होते हैं। बॉडी डिओड्रेंट्स मेजॉरिटी आपके स्टेनलेस स्टील्स के या अल्मीनियम के बने होते हैं। टिन प्लेट के ये ज्यादातर आप लोगों की जो मेडिसिन होती हैं उनके बनते हैं, ठीक है। वेल्व क्या होता है? वेल्व अभी ऊपर वाला जो बटन होता है जिसे आप प्रेस करते हैं और परफ्यूम निकलता है उसे वेल्व बोलते हैं, ठीक है। वेल जो है, अब वेल की असेंबली, वेल का पार्ट, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेल फंक्शन, वेल असेंबली, इसमें लिखा भी हुआ है कि वेल वो पार्ट है आपका कंटेनर का जहां से आपकी कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल आपका रिलीज होता है इन डिस्पर्स्ड फॉर्म और इन अ प्रॉपर अमाउंट और डोज। यानी कि वो हो सकता है कि वो वहां से आपके पास स्प्रे की शक्ल में लिखा हो जिसे हम डिस्पर्स्ड फॉर्म कहते हैं, या हो सकता है वहां से वो लिटिल बिट अमाउंट में रिलीज हो जिसे हम लोग प्रॉपर अमाउंट वगैरह या डोज कह सकते हैं।
अब पहला वर्ड है माउंटिंग कैप। माउंटिंग कैप कहते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। Used to attach with the wall properly for the container and made up of tin, aluminum can also be used, ठीक है। तो ये सबसे स्टार्टिंग कैप होता है जो सबसे ऊपर पड़ा था, इसे माउंटेनिंग कैप कहते हैं। हाउसिंग क्या होता है? इट कंटेन्स एन ओपनिंग at the point of the attachment of the tip tube and made up of nylon। बच्चों जी, ये जिस तरह का आपको ये ब्लैक कलर का आपके पास कोई भी परफ्यूम हो, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का छोटा सा होता है जिसे आप दबाते हैं और अंदर से परफ्यूम निकलता है, इसे हम लोग हाउसिंग बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है कि हाउसिंग एक छोटा सा कैप होगा जो कि आपकी ट्यूब के साथ बिल्कुल अटैच होगा, जैसे आप, ठीक है। और ये नायलॉन यानी बेसिकली प्लास्टिक का बना होता है। स्टेम ट्यूब को कहते हैं, वो जो अंदर सिर्फ पाइप नहीं नजर आता आपको, परफ्यूम के अंदर जो पाइप होता है, इसे स्टेम बोलते हैं। ये एक सपोर्ट करता है एक्वेटर और उसके अलावा डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रॉपर फॉर्म, यानी उस बोतल के अंदर जो आपने अपनी ड्रग को है डाला हुआ है, वो उस ट्यूब की मदद से आपके उस जो है हाउसिंग के साथ अटैच होगी। जब आप हाउसिंग को प्रेस करोगे, यानी कि उसको प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली ट्यूब उस कंटेनर के अंदर से लिक्विड लेगी और उसे बाहर एक्सपेल आउट कर देगी, ठीक है। ये भी नायलॉन का, ब्रास का या स्टील का बन सकती है स्टेम। gasket, it is used to prevent the leakage of the formulation from the container and it's from the rubber। बेसिकली ये आप लोगों की जो ट्यूब के राउंड होता है, ट्यूब के इर्द गिर्द एक गैसकेट होती है, बेसिकली ये उसे टाइट करके रखती है ताकि ट्यूब के इर्द गिर्द से वहां से लिक्विड रिलीज ना हो जाए और आपकी वो सारी की सारी प्रोडक्ट डैमेज या डिस्ट्रॉय ना हो। स्प्रिंग, तो ऑटोमेटिकली यूज टू होल्ड द गैसकेट इन अ प्लेट। ये बेसिकली उसको स्प्रिंग जो होता है ये टाइट करके रखता है ताकि हर चीज अपनी जगह पे महफूज रहे और आसान वहां से प्रॉपर जितनी अमाउंट में आपको ड्रग चाहिए सिर्फ उतनी ही रिलीज हो। डीप ट्यूब के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक्वेटर्स क्या होते हैं? इट इज अ फंक्शन टू डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट इन प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म। एक्वेटर्स बेसिकली वो चीज है जो आपकी प्रॉपर डोजेज फॉर्म को आपकी बॉडी से रिलीज होने देती है। ऐसा नहीं है कि एक दफा प्रेस करने से थोड़ी दवाई निकलेगी, दूसरी दफा प्रेस करने से ज्यादा दवाई निकलेगी। जब आपका परफ्यूम खत्म हो जाता है, एंड पर होता है, तब आप इसे प्रेस करते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम निकलता है, कभी ज्यादा निकल आता है, कभी थोड़ा। लेकिन अगर वो हमेशा भरा हो और आप जितनी बार प्रेस करेंगे हर दफा इक्वल क्वांटिटी में ही उसका स्प्रे निकलता है, तो इस वजह से इक्वेटर का काम होता है इक्वल स्प्रे। स्प्रे एक्वेटर्स का काम क्या है कि डिस्पर्स करना जितनी भी आपकी प्रोडक्ट है उसे इक्वली। फिर उसके बाद है फॉर्म एक्वेटर्स, क्या होते हैं? लार्ज ओरिफिस, यानी कि बड़ी बड़ी स्प्रेस। बच्चे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो स्प्रे सिस्टम है ये जेल्स में भी तो आ रहा है आपके, ये फेस वो उसमें फॉर्मिंग जेल्स भी तो वहां से बन रही हैं जो सिर्फ फेस ये जो शेप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड एक्वेटर्स रिलेटिवली यहाँ से लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज होती हैं, स्पेशली डिजाइंड एक्वेटर्स। ये आपकी नेजल स्प्रे आई के लिए और थ्रोट के लिए होती है, ठीक है। मीटर्ड वेल, आपके पास एक ऐसा वेल है जो मीटर्ड भी होता है, ठीक है। जैसे कि दीज आर द वेल विच इज अलाउ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट टू कम एंड देन स्टॉप ऑटोमेटिकली। मीटर्ड वेल यानी ये फिक्स्ड वेल होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग को रिलीज करेगा और उसके बाद वो जो ड्रग होगी वो रिलीज होना बंद हो जाएगी, ठीक है। इसे मीटर डोजेज इनहेलर भी कहते हैं और ज्यादातर जो मीटर्ड वेल है ये इनहेलर्स में इस्तेमाल होते हैं। इनहेलर्स में प्रेफर करते हैं रादर दान इन लोगों को हम लोग नॉर्मल स्प्रेस के अंदर या नॉर्मल चीज के अंदर कहीं पे इस्तेमाल नहीं करते। प्रोडक्ट कंसंट्रेट्स क्या होते हैं? ये एक्टिव इंग्रेडिएंट पर, सॉल्वेंट सिस्टम पर, प्रिजर्वेटिव्स पर और एंटीऑक्सीडेंट सर्फेक्टेंट्स पर मुश्तमिल होती है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है, यानी जो आप लोग मेडिसिन बना रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे, तो इसको हम प्रोडक्ट कंसंट्रेट कहेंगे। जितना ज्यादा या जितना कम उसकी होगी उतनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अगर हो सकता है कि वो आपके पास थिक फॉर्म में हो तो इसका मतलब है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। अगर थिन फॉर्म में होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम प्रोडक्ट बहुत कम फॉर्म में इस्तेमाल होती है, ठीक है। हमारा आज का एक और टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, वो है इनहेलर्स, ठीक है। और उसके बाद स्प्रेज, हमें आज इसे कंप्लीट करेंगे।
इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो नेक्स्ट क्लास में हम इंजेक्शंस और पैरेंटल प्रिपरेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनहेलर्स क्या होते हैं, हम इनहेलर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ इनहेलेशंस क्या होती है? Inhalations are the drug, yeah, inhalers are the drugs or the solutions of the drug administered by the nasal or the oral respiratory tract. इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई, जो कि इनहेलेशन यानी नाक के जरिए आपके जिस्म में एडमिनिस्टर की जा रही हो यानी एडअप की जा रही हो, या उसके अलावा ओरल रेस्पिरेटरी ट्रैक की मदद से आपके गले में यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में से इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो इस तरह की तमाम डिलीवरी सिस्टम को हम इनहेलेशन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। इनहेलेशन डिलीवरी सिस्टम वो डिलीवरी सिस्टम है जिसमें तमाम अद्वियात को नेजल रूट या ओरल रूट के जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए इस्तेमाल करनी है। ये आपके ब्लड में नहीं जाएगी, ये ड्रग्स तमाम डायरेक्टली आपके लंग्स में जाएंगे, जहाँ पे जाके वो अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करेंगी। Inhalations are the liquid preparations containing volatile ingredients and are used for the local and systemic actions. Inhalations एक liquid preparations है जो कि definitely उनमें volatile ingredients होता है। पहला MCQs, volatile ingredients लाजमी आप ये वर्ड बोलेंगे। volatile ingredients क्यों? क्योंकि volatile ingredients होंगे तो वो जाकर आपके respiratory tract पर एक्ट करेंगे, वरना वो एक्ट नहीं करेंगे। एंड यूज फॉर द लोकल एंड सिस्टेमिक एक्शन, और वो लोकली और सिस्टेमिक एक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको ज्यादातर नेजल के रूट के जरिए ही या फिर ओरल रूट में, जैसे कि आपकी डायग्राम में आपको दिखाया गया हुआ है कि इनहेलर, इस इनहेलर को ओरल रूट के जरिए यानी मुंह के अंदर स्प्रे किया जाता है और वहां से ये डायरेक्टली भागते हुए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं। Inhalations are used to relieve the nasal congestion. इसे nasal congestion के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Inflammation of the respiratory tract, अगर आपके अस्थमा आपको हो गया है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसीमा है, इन सब के अंदर, क्योंकि अस्थमा इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द एलर्जिक डिजीज। हम कहते ही हैं कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको एलर्जी है तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा। तो अस्थमा के पेशेंट्स को हर हाल में इनहेलर्स दिए जाते हैं। अब इनहेलर्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है? इफ द इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इज वोलाटाइल एट द रूम टेम्परेचर, इट शुड बी प्लेस्ड इन अ अब्सॉर्बेंट पैड एंड इनहेल्ड देयरफॉर। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपका जो इनहेलर है उसमें वोलाटाइल आपके केमिकल्स डाले गए हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले वहां पे एक एब्सॉर्बेंट पैड इस्तेमाल करना पड़ेगा और देन उसे इनहेल करना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपरली इनहेल्ड हो, ना कि वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए और आपको बाद में उसका थेराप्यूटिकल इफेक्ट ही ना आए। इन द अदर केस आप एट द वार्म वाटर to vapors are inhaled for 5 to 10 minutes. आपके पास एक और प्रोडक्ट है जिसे इनहेलेंट कहते हैं। इसमें ड्रग और ड्रग के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें नेजल स्प्रेज के जरिए भी आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं उसे इनहेलर्स बोलते हैं। अब उसके बाद उन्होंने इनहेलर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जैसे कि एक डायग्राम में आपको दिखाया गया हुआ है कि आपके पास एक ये जो ब्राउन कलर का पूरा पीस है, इसके जो आगे से ओपनिंग है उसे माउथ माउथ पीस कहते हैं। ठीक है, फिर उसका डस्ट कैप है और पीछे जो है वो आपकी मेडिसिन जो है वो लगी हुई है। The inhaled substance or solutions to reach the bronchial tree. Bronchial tree का मतलब है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें आपके पास है आपकी नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद आपके पास आ जाते हैं, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद आपके पास आ जाती हैं लेरिंग्स, फिर आपका फेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद आप लोगों का ट्रेकिया जो गले के अंदर है, फिर उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है दो पोर्शन में, जिसे आपकी ब्रोंकाइस कहते हैं, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। जिसके बाद वो फर्दर डिवाइड होती हैं आगे ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के आखिर पे मौजूद होते हैं आपके एल्वोलाई। तो ये चीज याद रखिएगा, एल्वोलाइज मौजूद होते हैं, और एल्वोलाइज बेसिकली इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लंग्स। विदाउट एल्वोलीज आपके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे,
अगर सब बच्चों ने कलेजी फिपरा देखा है, तो जो फिपरा होता है वो बेसिकली एल्वोलाइज होते हैं, और उसके साथ जो पाइप लगा होता है जो प्लास्टिक की तरह का आपको नजर आता है वो ट्रेकिया, और साथ जो है आपके ब्रोंक्यूल होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये है आपका ब्रोंकियल ट्री। और इनहेल्ड पार्टिकल इसी में से गुजरेंगे, गुजर कर आपके लंग्स यानी एल्वोलाई तक जाएंगे, और वहां पे जाकर अपना इफेक्ट देंगे और आपके लंग्स के अंदर मौजूद जितनी भी इन्फ्लेमेशन है या प्रॉब्लम है उसे खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके, तो पहला पार्ट आपके पास है आपका एटमोनाइजिंग यूनिट, फिर उसके बाद है रबर बल्ब, और देन उसके बाद इनहेल्ड जो एरोसोल्स होते हैं उनके पार्ट्स कौन से हैं, उनके हैं ह्यूमिडिफायर्स। ठीक है, ये आप लोगों के जो हैं अल्ट्रासोनिक स्प्रेस जनरेट करते हैं। वेपनाइजर्स जो हैं ये ह्यूमिडिटी रूम्स के ऊपर आपकी स्प्रे करते हैं। इनको लिखा भी हुआ है कि इन्फ्लेमेशन, नेजल कंजेशन और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन हमारा जो आज का है टॉपिक वो है स्प्रेस। तो स्प्रेस दीज आर द एक्वस और ओलिगोजेनेसिस सॉल्यूशंस होते हैं, और इनके अंदर जो बेसिकली आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ड्रग्स के वो कोर्स यानी बड़े होते हैं, एरोसोल से बहुत बड़े साइज। एरोसोल में फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसमें कोर्स यानी थोड़े बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स निकलेंगे जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इन स्प्रेज को आप स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर स्किन की स्प्रेज होती हैं, जैसे पेन रिलीफर स्प्रेज आजकल आ चुकी हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इन्हें लोसेंजाइटिस यानी कि लेरिक्स की जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर भी आप गले में, या फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इन सब के अंदर भी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के लिए मैं आपका जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आप पूछें। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस जो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। सर ये हमने जो लोशंस में पढ़ा था वहाँ भी एक जो डायग्राम दी हुई है उसमें UVA प्लस UVB लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? 1 सेकेंड, आप किसकी बात कर रहे हो, लोशंस की? जी सर। अच्छा हाँ जी, वो जो लिखा हुआ है ना आपका UVA एंड UVB, बेसिकली ये आपकी अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस की टाइप्स होती हैं। तो जैसे देखो ना, अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है, ए, और अल्ट्रा वॉयलेट बी, ये टाइप्स हैं रेडिएशंस की जो कि सन रेज से आती हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। अक्सर आपने सन ब्लॉक के ऊपर देखा होगा, वहां पे इस पे लिखा हुआ है 60 SPF, यानी कि ये 60 तक, यानी ऐसी रेडिएशन जो उनकी स्ट्रेंथ 60 तक होगी ये उन्हें आसानी से प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन वो रेडिएशन जो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी उनकी प्रोटेक्शन इसमें नहीं होगी। तो अक्सर सन ब्लॉक के ऊपर बेसिकली सन ब्लॉक लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि ये जो लिखा होता है ना 60 SPF, इसकी बेस पे लिए जाते हैं, और 120 तक भी होते हैं, और जो जितने ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे उतने एक्सपेंसिव होते जाएंगे। ठीक है, बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के नंबर्स हैं। इससे जो पापाफ्री लिखा है वो क्या होता है? PABA, ये क्या चीज है? क्या, मुझे समझ नहीं आई PABA बच्चे। लिखा, PABA लिखा ना इसके नीचे ही, फ्री PABA। डिफरेंस क्या था? वन सेकेंड, कहाँ लिखा हुआ PABA? ये बच्चे वो केमिकल्स हैं, केमिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो हैं उसकी। अब यहाँ पे बहुत सारी एब्रीवेशंस बनती हैं, लेकिन हमने तो तो और बच्चों किसी को क्वेश्चन है? सर जी लोशंस और यूनिट्स में डिफरेंस क्या है? लोशन जो है वो आप रब नहीं कर सकते, पहला। दूसरी बात ये है कि उसे आप रबिंग कर सकते हैं।
दूसरी चीज, लोशन जो है वो अल्कोहलिक कभी नहीं होते, और जो लिनामेंट्स जो है वो ज्यादातर बनाते ही हम लोग अल्कोहलिक हैं, यानी कि उसके अंदर अल्कोहलिक एक्वा सॉल्यूशंस में उसे हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस में बना रहे हैं, ताकि जैसे स्किन पे अप्लाई करें जो अल्कोहल डाली होगी वो ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट देगी, ठीक है। और साथ आप उसे रब करेंगे ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर जितने भी इरिटेंट्स हैं या जो आपकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, या आपके जरासीम है वहां पर, या कोई सिकड़ है, कोई जर्म्स हैं, वो सब डेड हो जाए और आपको कूलिंग ठंडे इफेक्ट्स आए और आपके वहां पे जो सोर्स बने हुए हैं, जख्म बने हुए हैं, वहां पे आपको सुकून मिले। ये लिनेमेंट्स किस नाम से मिलते हैं हमें बाजार मार्केट में? बच्चे देखो, ये तो एक ना जैसे लोशंस हैं, इस तरह ये एक पूरी डोजेज फॉर्म का नाम है। तो बेतहाशा आपके जो है ना ब्रांड्स अलग अलग हैं, जैसे कि आपके पास अब लोशंस में भी तो देखो ना, जैसे आप ये हम लोग सर्दियों में लोशंस इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने, तो ब्रांड्स के नाम बदल जाते हैं। बकाया ये है कि एग्जैक्ट कोई एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल पता करके बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो बड़ा अरसा हो गया है। जी, वो पेशेंट है ना, उसको बहुत ज्यादा बॉडी में हीट फील होती है और इचिंग भी बहुत ज्यादा फील होती है, तो उसको अल्टरनेट यूज करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, आप उस की पूरी हिस्ट्री बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा ना कि उसके लिए कौन कौन सी चीजें यूज करें, उसको ये देना भी है कि नहीं देना, ठीक है। जी, वो मैंने सर आपको मैसेज किया था ना दादों का, तो आपने मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, मेडिसिन। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ा दादों को? सर वो 3 दिन इंजेक्शन लगाए हैं, उससे फर्क था। दोबारा जब खत्म हो गया, दोबारा फिर से वही शुरू हो गया। आपके दादू का ना वो फिर स्किन का इशू भी होगा। ये है कि बेसिकली उनको एक दफा डर्मेटोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें जब आप हमें बताते हैं ना, तो हम सिर्फ आपकी कही हुई कन्वर्सेशन या आपके जो कहे हुए साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि इनको ये इशू है। जब हम फिजिकली किसी इंसान को देखते हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास होती है ना, फिर उसके डिसीजन चेंज हो जाते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे पैरामीटर शामिल हो। तो चलो इसको दोबारा अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम उससे व्हाट्सएप पे राब्ता एक दफा दोबारा करना, ठीक है। और उनकी प्रीवियसली जो भी इनके इश्यूज होंगे वो भी सारे उनको प्रीवियसली अगर कोई डिजीज है कोई भी सब कुछ, वो भी आप एक दफा दोबारा हम इस पे देखते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे आपकी दादो ठीक। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बच्चों को कोई टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? कभी कभार हमारे वो कोई जलन होती है, कोई जल जाती है जिस्म का बॉडी पार्ट, तो उसके हम ऊपर वो लगाते हैं टूथपेस्ट, उसका कोई ठीक है, बेनिफिट है या वो हार्मफुल है, उसके बता दें। ओके। पेस्ट का ना तो कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है ना हार्मफुल इफेक्ट है। पेस्ट सिर्फ क्या करती है उस टाइम के लिए आपको जस्ट कूलिंग इफेक्ट देती है, कि वहां पर आपको जो बर्निंग सेंसेशन है वो थोड़ी स्टॉप करते हैं। अदरवाइज पेस्ट का ना तो कोई थेराप्यूटिकल इफेक्ट है ना कोई डेंजरस इफेक्ट है, कि ये नहीं है कि वो आपके जख्म को खराब कर देगी। हाँ, एट द स्पॉट, इवन यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान जल जाए तो उसे दूध से नहलाएं, उसको फौरन दूध से नहलाएं। इवन यहाँ तक कि अगर पानी है, पानी से उसे उसको फौरन रिंस आउट करें, बट क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन उसकी खत्म होनी चाहिए, उसके जिस्म के ऊपर से बर्निंग वाला पोर्शन खत्म होना चाहिए ताकि मजीद बर्न ना कर सके। तो ये सिर्फ एक कहते हैं हेल्पफुल थेरेपीज हैं, ऑब्जेक्टिव थेरेपीज हैं, लेकिन इनका कोई थेराप्यूटिकल बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। तो वो तो डेफिनेटली आपको क्रीम्स दूसरी यूज करनी पड़ेंगी, जैसे क्विंच क्रीम है, वो आप यूज करते हैं जब भी कोई चीज जल जाए, तो उससे ये होता है कि फौरन बर्निंग सेंसेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। सर वो पानी डालने से तो फौरन उसके ऊपर वो छाले से बन जाते हैं अगर लेकिन बना। वो कोई मसला नहीं, वो छाले हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन उसके जो जलने का प्रोसेस है ना वो स्टॉप होना चाहिए। अगर वो स्टॉप ना हुआ तो वो मजीद उसकी स्किन जल जाएगी, इतनी कि जल जाएगी कि वो बेचारा 3rd डिग्री पे चला गया ना, अगर उसकी स्किन जल गई तो वो मर जाएगा, वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है सर, एक इसमें डीप हीट के बारे में है, तो वो ये डीप हीट हड्डियों के लिए ली जाती है? कहाँ पे लिखा हुआ है डी, क्या कह रहे हैं आप? D3? सर डीप सीटेड पेन ये लिनामेंट्स में कंटेनर इरिटेट में है, इरिटेंट। नहीं, वो डीप सीटेड मतलब कि बहुत ज्यादा जब बैठे रहते हैं, वो डीपली आपके मसल्स जो फट जाते हैं उनकी बात की जा रही है। पेन उसका है, ये हड्डियों की नहीं है। हड्डियों के लिए तो कभी भी नहीं इसको लेना।